जुड़े हुए हैं, पराग पाटिल जी जुड़े हुए हैं, अक्षरा सिंह जी जुड़े हुए हैं, अनंजय रघुराज जी जुड़े हुए हैं, दिनेश भैया, अच्छा अच्छा, आम्रपाली अभी जी। अभी कौन, अनंजय रघुराज? हाँ हाँ, वो भी जुड़े हुए हैं। अरे वो तो मेरे बड़े अजीज मित्र हैं, अभी तक हाँ। उनके पास मेरा बहुत कुछ है। तो खेसारी जी, हम लोग ये लाइव सेशन चालू करने के पहले, ऐसे तो आपके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं अपने नजरों से आपके बारे में कुछ, जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं और जो लोग देख रहे हैं, उन लोगों को, दर्शकों को बताना चाहेंगे। थोड़ा मैं और प्रिंस, साफ कर दी अपना। हाँ मतलब कैमरा के, प्रिंस दुबे जी गीतकार हैं, वो खेसारी भैया कैसे हैं पूछ रहे हैं, जो बस मलंग बाबा के फिल्म में प्रणाम गाना लिखे करत थे। हुए हर ब्राह्मण को बिल्कुल पैर छूता हूँ, आजीवन छूता रहूंगा। और बिल्कुल। बड़ा प्यार मिलता है। खेसारी जी, तो चालू करते हैं हम लोग। मैं आपके बारे में कुछ लोगों को परिचय देना चाहता हूँ, मतलब आपके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं खुद अपने अंदाज में कुछ बोलना चाहता हूँ। जी साधारण जी। से कद काठी से दिखने वाले लड़के, जो भोजपुरी दुनिया के, भोजपुरी संगीत की दुनिया में लगातार 10 सालों से अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं और सबसे बड़े ट्रेंडिंग स्टार हैं, वो है खेसारी लाल यादव। लगातार 10 सालों से ऑडियो की दुनिया में सबसे बड़े नाम है खेसारी लाल यादव। भोजपुरी फिल्मों में अपने पहली ही फिल्मों से उन्होंने छक्का मारा और उसके बाद एक से एक बड़ी सुपरहिट फिल्में दी। इनकी फिल्मों ने हमेशा ट्रेंड बदलने का काम किया। हाल की मेहंदी लगा के रखना और संघर्ष, उसका जीता ज्यादा उदाहरण है, वो दोनों ट्रेंड सेटल फिल्में हैं। हजारों युवा लड़के जो साधारण कद काठी के हैं, जो बहुत गरीबी से आते हैं, जो कम पढ़ाई लिखाई कर सके हैं, उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है खेसारी लाल यादव। इनकी सफलता से आम आदमी खुद को कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही नहीं, शख्सियत खेसारी लाल यादव जी का स्वागत है और हम लोग शुरू करते हैं खेसारी लाल यादव जी से बातचीत। खेसारी इतनी भैया, तारीफ तो मैं अपने इतनी तारीफ तो मुझे आज तक किसी ने किया ही नहीं होगा जितनी तारीफ आपने आज मुझे कर दी। नहीं नहीं भैया, जो बल्कि सच्चाई है जबकि मैं मैंने उस बोला, लायक मैंने नहीं लगना। हूँ, देखिए तारीफ अरे करिए, नहीं, मुझे अच्छा लगा कि अपनी तारीफ में बहुत कम सुन पाता हूँ। आप जैसे भाइयों के मुंह बिल्कुल से सुना तो अच्छा लगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को बखूबी जानते हैं। आप हर आदमी के स्ट्रगल को आपने देखा है। मुझे लगता है कि मैं जितना सिनेमा नहीं कर पाऊंगा उतना आपने रिलीज किया है। बिल्कुल तो बिल्कुल कहीं ना भैया। कहीं अब आपके मुंह से तारीफ यही अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता से आप जुड़े रहते हैं, और ये नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे बिल्कुल। हिसाब से मैं ये सारी समर्पित अपने उस जनता को करता हूं कि अगर वो नहीं होते, अगर वो मुझे प्यार नहीं दिए होते तो मैं इस तारीफ के काबिल नहीं बना होता। बिल्कुल बिल्कुल। खेसारी भैया, आपको लगता है कि आम्रपाली जी भी आ गई, उनका मैसेज है हेलो बोथ ऑफ यू। अक्षरा जी भी नमस्ते। आई हैं, वो भी हेलो बोल रही हैं। नमस्ते सब लोग, नमस्ते। आपकी हीरोइनें, आपके दोस्त, नमस्ते। फिल्म लाइन के फैन सब जुड़ गए हैं। भैया खेसारी जी, आपको लगता है कि जिस तरह आप गाना गा रहे थे, या हजारों गायक जो भोजपुरी फिल्मों में, जो भोजपुरी संगीत में हैं और गाना गायकी करते हैं, उन लोगों के लिए मनोज तिवारी जी, निरहुआ जी, इन लोगों ने एक ट्रेंड सेट किया कि जो भी गायक हैं, वो अगर अच्छा गाना गाते हैं, लोकप्रिय होते हैं, तो अभिनय में आ सकते हैं, अभिनय बन सकते हैं। तो क्या आप अभिनय में आएंगे, ये बचपन से सोचते थे, या आपको लगता है कि इस ट्रेंड का आपको फायदा मिला? बचपन से आप सिंगर बनना चाहते थे या एक्टर बनना चाहते थे, और आज जो आप बड़े एक्टर बने हैं, इस एक्टिंग करियर में सबसे बड़ा योगदान किसको देते हैं? देखिए, योगदान तो मेरे कहने का मतलब कि मैं उस ऑडियंस को देता हूँ जिस ऑडियंस ने मुझे मेरे ऑडियो को अगर नहीं सुना होता, मेरी वीडियो को नहीं देखा होता, तो सबसे ज्यादा योगदान देखा जाए तो उस ऑडियंस का है। और हाँ, हीरो बनने का योगदान अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मनोज भैया और रवि भैया का बहुत बड़ा योगदान है। और मनोज भैया का, खास करके मनोज भैया का, कि गायक से वो एक्टर बने, तो हम लोग के लिए एक रास्ता उन्होंने बनाया। और मैं आजीवन शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने तीनों जी। भाइयों और 3 भाइयों का, मैं अपने चारों गार्जियन का, जो कि मैं इन लोगों का बचपन में, मैं छोटा था तब मैं कहीं ना कहीं कांच कसैली सुना करता था, जो पवन भैया का हम्म गाना है। बचपन में हम्म समझिए कि ज्यादा उम्र भी नहीं थी मेरी, तब से मैं हम्म पवन भैया को सुन रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। मनोज भैया को बचपन से आदमी देख रहा है। छोटे से हम लोग थे तब हम लोग ने बगल वाली जान मारेली से लेके, निरहुआ सटल रहे से लेके, और ये हम्म जो मेरे 4 बड़े भाई हैं जो कि मेरे गार्जियन भी हैं, तो इन हम्म चारों भाइयों को देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर अगर ऊर्जा आती है तो इनको देखकर आती है। इनसे कुछ सीखने को हमेशा मिलता है, चाहे वो पवन भैया हम्म हो, चाहे दिनेश भैया हो, या मेरे बड़े भाई रवि भैया, या मनोज भैया। हम्म तो ये लोग कहीं ना कहीं हमारे पिता की तरह एक सम्मानित हैं, और हमेशा इनको मैं आदर के भाव से हमेशा देखता हूँ। और मैं आने वाली पीढ़ी को भी यही बोलता हूँ कि अगर आपसे अगर कोई बड़ा है, अगर सम्मानित है, तो उसको सम्मान दें। तो जिसको लगता है कि देना चाहिए वो देता है, जिसको नहीं लगता है वो नहीं देता है, तो उससे क्या ओके। मतलब है। नहीं तो मतलब आप ये तो मानते हैं, लेकिन एक्टिंग फील्ड में आप आए, तो आप किसको उसका योगदान देते हैं? जैसे एक्टिंग में एक्टिंग आप आ फील्ड गए, में मनोज मनोज भैया, लेकिन आपको सबसे पहले एक्टिंग में, फिल्मों के लिए किसने संपर्क किया? मुझे कहीं ना कहीं बता रहा हूँ आपको कि मुझे लेकर यहाँ पे आए दीप भैया। अशोक कुमार तो दीप जी।
अशोक कुमार देव जी, तो मैं जी उनका हमेशा तहे दिल से हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा जी। कैसेट उठाया और मुझे दिल्ली से उन्होंने बोला कि बेटा तू आ बॉम्बे, एक दो लोग हम्म हैं, तुम्हारी अच्छी पर्सनालिटी है, तू गाता अच्छा है, हम्म तुम्हारा नाम बड़ा है, तो तू आ हम्म। देखते हैं, एक दो लोग मेरे जानने वाले हैं उनसे मिलवाता हूँ। तो उन्होंने आलोक भैया से मुझे मिलवाया और आलोक ओके। भैया मुझे देखे, उस समय में साइन नहीं हुआ था, हम्म और उसके बाद मुझे रामाकांत जी से भी उन्होंने उसी समय मिलवाया था। लेकिन मैं जब हम्म पटना गया उस समय मेरा एक गाना आया था कि सैया लइका नियन सूत जला कोरा में दिया क्या जोरा में ना। हम्म। तो उसी कैसेट को लेके जब मैं पटना गया था तो एक होटल में मुझे आलोक भैया बुलाए, और ओके। बुलाकर और फिर हमें साइनिंग उन्होंने 11,000 रुपया का दिया, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। वो 11,000 रुपया का हम्म, चेक आज भी नहीं भजाया हूं मैं, आज भी उस ग्यारह बिल्कुल। हजार का चेक मेरे पास पड़ा है विदाउट डेट, और हमेशा कहीं ना कहीं उस चेक को मैं रखता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन की तो पहली अब ऐसी ही। वो फिल्म बहुत सफल हुई और उसके बाद तो रेस्ट इज द हिस्ट्री, लगातार फिल्में आने लगी। खेसारी भैया एक बात बोलूंगा कि आज जितनी अच्छी बॉडी आपने बनाई है, मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर सलमान खान की बात होगी बॉडी को लेकर, शरीर को लेकर के, तो उसमें आपका नाम मैं लेना चाहूंगा कि बेहतरीन बॉडी बिल्डर जो भोजपुरी फिल्मों में अभिनेता जिनका सलमान खान की तरह बॉडी है, तो वो खेसारी लाल यादव का है। और लाखों युवा लड़के जो भोजपुरी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उनके भी आप जिम के लिए सबके इंस्पिरेशन है। लेकिन तब भी ऐसा होता है, जब भी आपको किसी लोग को आपका क्रिटिसाइज करना होता है या आपको नीचा दिखाना होता है, तो लोग कहते हैं कि आप नाच के लवंडा से अपने कैरियर की शुरुआत की है। मैंने इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में कोई भी विधा हो, जो ईमानदारी से रोजी रोटी देती है वो बुरी नहीं होती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में, जो आपको कहा जाता है कि आप बिल्कुल, नाच के लवंडा है? आपने जो बातें बोली वो बिल्कुल सही बोली। ऐसे तो मैं उस विधा से कभी आया नहीं, और हम्म अगर होता भी तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे खुद को फक्र होता है कि देखिए हम्म मैं नाच के लवंडा, और नाच के लवंडा में लवंडा उस चीज को नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं वो हम्म सरस्वती के पुत्र हैं, वो संगीत से जुड़े हुए हैं, तो वो एक हम्म, आर्टिस्ट हैं, वो एक कलाकार हैं। और बिल्कुल। मैं कभी इस नाच के विधा से जुड़ा नहीं, और ना ही मैं हम्म कभी नाच पार्टी में रहा हूँ। मेरी हम्म जीवन, मैं तो एक गायक था, और मैं रामायण और महाभारत गाता था, जो व्यास लोग हम्म पहले मेरे हम्म पहले मैं 6-7 महीने रामाशंकर यादव, एक हमारे सिवान के हमारे गुरुजी थे, उनके साथ में करीब 6-7 महीना, करीब 7-8 महीना रहा। उसके बाद मैं 4-5 साल कहीं ना कहीं मेरे गुरुजी जो माननीय मेरे श्री कमलाकांत मिश्रा व्यास जी, हम्म और उन्होंने मुझे कम से कम 4 से 5 साल में उनके साथ रहा, गायकी हम्म सीखी। गायकी में क्या, मैं रामायण महाभारत गाना सीखा। तो मैं हम्म, कभी नाच पार्टी में नहीं रहा, लेकिन लोगों को मानसिकता को तो मैं नहीं बदल सकता निशान जी। लोग हाँ हाँ। मुझे बोलते हैं इस बात को कि हाँ खेसारी नाच का लवंडा है, बट देखिए लवंडा मैं नहीं कहता, वो एक हम्म आर्टिस्ट है। और अगर मुझे हम्म लवंडा भी बनना पड़ा तो मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है इस बात से कि मैं लवंडा था। अगर हम्म लोगों का मानना है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं है कि मैं इसको बुरा मान जाऊं। मैं बुरा नहीं मानता इस चीज को, क्योंकि वो भी एक आर्टिस्ट है। दिन भर बताइए, कोई रोजी रोटी अपना करता है, हल चलाता है, ये करता है, पेट के लिए ही तो करता है। तो पृथ्वी एक स्टेज की तरह है, और हर आदमी अपने अपने कर्तव्य के साथ उस पे डांस कर रहा है। अगर ओके। मैं नाचता हूँ, अगर मैं मान के चलिए मैं साड़ी पहन के नाचता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने पेट के लिए नाच रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों के बिल्कुल पालनहार के लिए, अपने बीवी बच्चों की सुख सुविधा के लिए नाच रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसको दुनिया अगर मानती है कि ये विधा बहुत गंदा है, तो सर सॉरी, मैं तो ये बात को नहीं मानता। मैं उसको सरस्वती के पुत्र, और नाचने के लिए जहां बात है, रासलीला किए ना भगवान कृष्ण, तो वो भी तो एक नचनिया थे। तो जो जिस ईश्वर ने हमें पैदा किया, हमें दुनिया दी, हमें इस पृथ्वी पर खेलने के लिए इतनी देखिए बड़ी जगह आम्रपाली दी। जी, आम्रपाली जी लिख रही हैं कि जब आप ऑन स्क्रीन लड़की बनते हैं तो अच्छी अच्छी हीरोइनों को पीछे छोड़ देते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट दे रही है क्या मेरे लिए? हाँ हाँ, कॉम्प्लीमेंट ही हुआ ना। मतलब आपको ये थैंक सब यू। लोग, अगर आपके दुश्मन जो है वो कभी भी ये सब चीजों को लेकर अगर आपको टारगेट करते हैं तो आपको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं नहीं, मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि मैं पेट के लिए करता हूं, और वो जो करते हैं वो मेरे नजर में बहुत बड़े हैं। जो नाच में लोग कलाकारी करते हैं, जो नाचते हैं, डांस करते हैं, सर मैं अगर होता भी ना, उस विधा से आया भी होता, तो मुझे इस बात का दुख कभी नहीं होता, और ना ही कभी दुख होगा मुझे। तो मैं बिल्कुल। यही कहूंगा कि नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि उस लाइन में जो भी है, अपने बच्चों का अगर पालन हार कर रहा है और वो संगीत डांस करके कर रहा है, तो जिन लोगों के नजर में ये चीजें गलत है,
उनसे भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हर आदमी तो नाचता ही है, कोई कलम लेकर नाच रहा है, कोई तमूर बजाता है, तो कोई पिस्टिंग बजाता है, तो कोई किलाट बजा रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है। जहां तक सवाल है, हमारे यहाँ कुछ लोग, अपने इंडस्ट्री के भी लोग हैं खेसारी कि भैया, उनको कुछ लोग लिख रहे हैं कि आप क्लियर नहीं दिख रहे हैं, धूप बहुत ज्यादा आपके ऊपर है, थोड़ा बहुत साइड करके अगर मैनेज कर सकते हैं। हाँ, अब सही हो गया, अब सही हो गया। एक मिनट में एक्चुअली वो, हाँ क्या करिएगा। चलिए, तो बोलने अभी दीजिए लोगों को वही, क्योंकि काफी, मैं हाँ ऐसे अच्छा, ही रख अभी सही लेता आ हूँ, रहा मैं ऐसे है, ही अभी रख आ लेता रहा है सही। जी जी, अभी आ रहा है सही। हूँ। तो मेरे कहने का मतलब कि देखिए, हमारे यहाँ कुछ लोग जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि संगीत का मतलब क्या होता है, वही आदमी इस चीज को गलत बोलता है कि हाँ ये लवंडा है, ये इस टाइप का है, वैसा है। ठीक है, अच्छी बात है, मैं कुछ तो हूँ, और मैं अपने बच्चों को पाल तो रहा हूँ, भीख मांग, कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बिल्कुल चीज, बिल्कुल। एक और बात बता रहा हूँ आपको कि बताइए वही ना भैया। कमल हसन जब साड़ी पहनकर इंडस्ट्री में नाचते हैं, हाँ, तो वही चाची कलाकार 420 के में रूप में बने नाचते थे। हैं। हाँ, चाची 420 में जब कमल हसन ने नाचा तो दुनिया ने उनकी तारीफ की। अंटी नंबर 1 में गोविंदा जी ने जब नाचे तो हाँ, दुनिया ने उनको अपने हाथों में, अपने दिल में बैठाया और उनको एक बिल्कुल आर्टिस्ट का रूप दिया, एक कलाकार का रूप दिया। दूसरी बिल्कुल चीज, जब बच्चन साहब साड़ी पहनकर नाचे तो उनको दुनिया ने एक कलाकार के रूप में देखा। हमारी बिल्कुल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे भोजपुरी की कि अगर हम कुछ अच्छा करने की, अगर हम अपने आप को कुछ अच्छे ग्रेड में लेकर जाने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो कि हमारे इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि हमें लवंडा बोलने वाला और डांसर बोलने वाला और छक्का बोलने वाला सिर्फ पब्लिक है, ये इंडस्ट्री के लोगों ने हवा नहीं नहीं, बनाया उसको। पब्लिक तो प्यार करती है, तब इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया है। वो कहीं ना यस कहीं यस आपके लिए यस, विरोधी होते हैं। चलिए, जी जी जी, खेसारी जिनको जी, जिनको खेस, जिनको मैं बिल्कुल। खटकता हूँ, जिनको हाँ, मैं प्रॉब्लम करता हूँ, जिनको आगे बढ़ने में रुकावट डालता हूँ, जबकि मैं किसी के हाथ नहीं खींचता, मैं अपने बिल्कुल। काम से अपने आप को ऊपर करता हूँ, मैं अपनी लकीरों को बड़ा करता हूँ, किसी की लकीर को छोटा करने की कोशिश नहीं करता। बट उनको लगता है कि ये बड़ा कैसे हो गया। भाई जी, मैं अपनी गरीबी बताऊंगा तो आप रो दोगे। नहीं, मैं बताऊंगा उस खेसारी जी, मैं आदमी हूँ पूछूंगा। कि, मैं पूछूंगा आपसे, गरीबी को आऊंगा। अभी मैं पूछना चाहता हूँ खेसारी हाँ जी तो हमारी मुद्दा जो कि, थी सुनिए, हाँ, तो वो जब नाचते हैं तो उनको दुनिया आर्टिस्ट का रूप देती है। लेकिन जब हम साड़ी, अच्छी बताइए, हमारे बड़े भाई दिनेश भैया ने साड़ी नहीं पहना? हाँ बिल्कुल पहना। वो मेरे बड़े भाई हैं। क्या पवन भैया ने प्रेम, साड़ी नहीं पहना? बिल्कुल बिल्कुल पहना। पवन पुरवैया में पूरी अरे फिल्म भाई, सिनेमा मुझे लगता है रवि किशन रवि जी ने भी भैया ने पहना है, साड़ी सबने। पहना, और सबने पहना है। और ये एक लेकिन मेरे आर्टिस्ट अंदर, का, एक आर्टिस्ट जैसे पुलिस बनता है, जैसे डॉन बनता है, जैसे रोमांस करता है, कॉलेज गोइंग बॉय, वैसे ही एक कैरेक्टर है। ठीक है, उसका यस, जवाब मिल गया हम लोगों को कि आपको, आप उसका मतलब, उन लोगों को ये ऐसे जो लोग ऐसे नहीं, विरोधी और ऐसी जिनको बात करते हैं, भाई उसका आपको जी, कोई और फर्क नहीं है। जिनको संदेह भी है कि मैं अगर नहीं हूँ वो बड़ा, मैं ये सब देखिए, नहीं आम्रपाल हूँ। जी लिखी कि दिनेश जी बहुत बहुत सुंदर दिखे थे। मधु जी लिख रही हैं कि वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर। थैंक यू थैंक यू, आप दोनों को दिल से थैंक यू। आप लोगों ने तो, आपके बिल्कुल साथ मैंने सिनेमा भी की है, और अमरपाली जी के साथ तो मैंने कोई सिनेमा नहीं की है, और मेरी, बिल्कुल मैं क्या बोलूंगा, मैं बाद में बोलूंगा जो मेरे लिए क्या है। बिल्कुल भैया। लेकिन मैंने मधु जी आप के साथ दोनों आप सिनेमा की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप हमेशा विवादों में रहते हैं। जब तक लोग आपके साथ होते हैं तो ठीक होता है, जैसे ही वो आपके साथ मतलब नहीं होते हैं तो आप डोली में गोली मार देते हैं, किसी को भताल भतियारा बोल देते हैं। मतलब आप अपने गानों से लोगों से बदला लेते हैं। सच में ये गाने किसी के लिए आप गाते हैं कि ऐसे ही लोग विवाद में आपको घसीट देते हैं? बहुत देखिए होता इंपॉर्टेंट क्या है, अभी का ज्वलंत सवाल नहीं है ये। नहीं सुनिए, अब निशांत जी मैं आपको बताता हूँ। जी जी। होता क्या है कि मैं उस चीज को मनोरंजन के लिए गाता हूँ। हम्म एक प्रेमी एक प्रेमिका के लिए कितना आक्रोश में रहता है जब उसको, अगर वो छोड़ने की बात करती है। हम्म तो अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो लगता है कि हमारी दुनिया हिल गई, हम्म। हमारी दुनिया हिल गई। दूसरी चीज, अभी जो अभी इस गाने की बात कर रहे हैं कि आपने, जो मैंने गाना गाया था कि हाँ, राहत भतार का आला भतियारा भटाल रहता भतियारा। जाता। जी। हाँ, मैं 6 महीना पहले इस गाने को गाया था। ये मुझे ओके। पता 6 महीना पहले नहीं था कि लॉकडाउन हो जाएगा और हर आदमी अपने घर में आ जाएगा। जी जी। और वो गाना को सुनिए, हमरा के तनिको न मानेला, दोसर देवाल जाके फानेला, इत हम्म, घूमी घूमी, घूमी खोजत चारा। जी जी। एक पत्नी अपने पति की
जो हरकतें हैं वो अपने सहेली से बोल रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने आरा शहर पे पहली बार गाना गाया हूँ। मेरे कम से कम 10 ऐसे गाने होंगे जो आरा के लिए होंगे, क्योंकि मेरे लिए कोई जिला नहीं है, मेरे लिए कोई जाति नहीं है, मेरे लिए हर वो जिला मेरा अपना है, हर वो जिला के लोग मेरे अपने हैं। कुछ लोग इस गाने को विवादित बनाने के लिए और पब्लिक को आपस में लड़ाने के लिए, खुद की रोटी सेकने के लिए, उन लोगों ने इस गाने को एक विवाद दे दिया। ओके, मतलब आपने ये गाना किसी के ऊपर नहीं गाया था, आप किसी भी साथी कलाकार के ऊपर गाना नहीं गाते हैं, लोग उसको नहीं भाई कि मेरा मानसिक, और आप अगर लोगों को लगता है कि मैंने, कुछ लोगों को लगता है कि मैंने पवन भैया के लिए गाया है, वो मेरे बड़े भाई है, वो गार्जियन है, और उसको आज से नहीं देख रहा हूं मैं, जब मैं 6 बरस के था ना तब से मैं देख रहा हूं उस आदमी को बड़ा देखते हुए। तो आज मेरे जीवन में मेरे कहीं ना कहीं वो पिता तुल्य है, और उस पिता तुल्य इंसान को मैं इतनी अभद्रता के साथ में कैसे बोल सकता हूँ। और मेरे लिए कोई जिला बड़ा बात नहीं है, मेरे लिए हर वो जिला मेरा अपना है। एक पत्नी का, आप गाना का बोल सुनिए कि हमरा के तनिको न माने ला, दोसर देवाल जाके फाने ला, तो घूमी घूमी खोजत चारा, भतार भटियारा रहता जाके आरा। एक पत्नी का एक दर्द है कि मेरा पति किसी और लड़की के साथ फंस गया है और वो अपने सहेली से अपनी विधा बोल रही है। ऐसा नहीं था, मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान का उसमें ना नाम लिया है और ना ही किसी को मैंने टारगेट करके गाया। आज ये बताइए, हम सब एक भाई ही हैं, हम किसको टारगेट करेंगे? कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिन लोगों को लगता है कि नहीं हम विवाद खड़ा कर देंगे, खेसारी को नीचा गिरा देंगे। जब मैं गरीब था ना, मैं जब लिट्टी बेचता था, लोगों का बर्तन जूठा धोता था ना, तो तब तो कोई नीचे गिरा ही नहीं पाया, क्योंकि जनता और हर आदमी इस बात को जानता बिल्कुल, है। बिल्कुल खेसारी जी, आप अपने हार्ड वर्किंग के बदौलत हैं। खेसारी भैया, गाना चोरी का भी बहुत आरोप लगता है, यादा कदा की गाना चुरा लिए, तो क्या ऐसा बातों में सच होता है क्या? नहीं, मुझे अच्छे बताइए, मेरे कहने का मतलब कि गाना चोरी का इल्जाम इधर मुझे लगता है कि लहंगा लखनऊआ, और एक अभी एक गाना मेरा रिलीज हुआ है, इसी पे चोरी का इल्जाम लगा है। इससे पहले मेरे पे गाना का चोरी का इल्जाम नहीं लगा, और ये दोनों गाना अखिलेश कश्यप जी का लिखा हुआ। ये बताइए कि जब आपका गाना कोई रिलीज नहीं होता है भाई, आप राइटर हैं या आप, देखिए आम्रपाली जी लिख रही है कि तुकबंदी के लिए भी कई बार जिले का नाम लेना पड़ता है, सही है? हाँ, तुकबंदी के लिए। अच्छा, पवन भैया कितने बार गाना 11 जिला उखाड़ देला किला, तो मैंने ऐसे तो है नहीं ना, छपरा है तो छपरा जी हिले, छपर सिवान हिले, समझ गए तुकबंदी के लिए चीज को समझ गए। खेसारी जी के फैंस और पवन जी के फैंस या भोजपुरी के जो भी श्रोता हैं, वो लोग जान जाए कि कोई भी गाना कोई किसी को टारगेट करके नहीं गाता है। ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जो छोटे कलाकार हैं वो आप लोग को भड़काते हैं, इसलिए आप लोग कृपया इन लोग के जा सकते हैं। तो भैया, वो गाना चोरी वाले को हम लोग बात करते हैं कि गनवा चोरी का जो आता है। आवाज नहीं आ रही है निशान जी? हेलो, अभी आ रही है भैया? हेलो, नहीं, अभी भी आवाज आपकी नहीं आ रही है मेरे पास। क्या रही है? अभी भी नहीं आ रही है। पता नहीं क्या हो गया, इसको हटा दूं क्या मैं? अभी भी नहीं आ रही है, क्या हो गया? अभी नहीं आ रही है आवाज? आवाज अचानक से आ रही है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। अभी आ रही है आवाज क्या? अभी भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है आवाज। मैं एक बार, नेटवर्क का लगता है प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि मेरी आवाज तो जा रही है। हेलो, आप लोग कृपया लिखें जो लोग देख रहे हैं कि आवाज आ रही है कि नहीं मेरी आप लोगों को। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। आपको आ रही है क्या अभी आवाज? काट के फिर कनेक्ट करें क्या आपको? कुछ गड़बड़ हुआ है, आ रही है, कभी आ रही है, रुक रही है, आ रही है, रुक रही है। ओके, हेलो हेलो, लेकिन लोग तो लिख रहे हैं कि नहीं मेरी आवाज आ रही है, शायद कहीं एक बैग आवाज कहाँ चली गई। नेटवर्क तो है ही फुल। कनेक्ट करेंगे क्या? दोबारा करता हूँ भैया कनेक्ट। दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है भैया। खेसारी जी की आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है, फिर से हम लोग खेसारी जी को कनेक्ट करते हैं। आ रही है दोनों की? सॉरी, हाँ चलिए। हाँ भैया, अभी आ रहा है आवाज ना? हाँ अभी आ रही है। ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सब लोग, होता क्या है कि कुछ लोग पब्लिक को गुमराह करने के लिए, और जिस आदमी को मैं आदर्श मानता हूँ उस आदमी के बारे में मैं कैसे बोल सकता हूँ बताइए? मैं भी एक इंसान हूँ, और मैं भी उस आदमी के साथ जब मिलता हूँ तो आज भी आदमी मिलता है उस आदमी का तो सम्मान देता है, इसलिए सम्मान नहीं देता है कि नहीं वो मैं एक आर्टिस्ट है, जी नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं आर्टिस्ट के साथ साथ। उनको मैं छोटे बचपन से मैं उस आदमी को देख रहा हूँ।
कहीं ना कहीं मैं उनको देखकर बड़ा हुआ हूं, तो वो आदमी मेरे लिए गार्जियन है, और उस गार्जियन के बारे में मेरे शब्द कभी गलत हो ही नहीं सकते कि जिनको देखकर मैं बड़ा हुआ हूं उनके बारे में मैं ऐसी अश्लील बातें करूं। कुछ लोग इसको कंट्रोवर्सी करके और किसी के नजर में गिराने और पब्लिक के नजर में चीजों को गंदा साबित करने के लिए करते हैं, जबकि एक पत्नी का दर्द है। नहीं, समझ गया अगर वो मैं। पूरा गाना जनता, सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा लेकिन कि आप पत्नी का देखिए, दर्द है। जनता हमेशा आपके साथ खल रही है, और मुझे लगता है कि लोग ये जान करके जान जाएंगे कि सस्ती लोकप्रियता। तो गाना चोरी वाले पर हम लोग थे, तो आपका क्या कहना हाँ, है? आप कभी, हाँ मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आप जी गायक हैं, मैं राइटर हूं, अगर जी कोई गाना रिलीज नहीं हुआ है जी, तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ अगर मैं आपको लिख कर दूं तो आपको कैसे पता चलेगा निशान जी की ये गाना चोरी का है? बिल्कुल सच्चाई है। ये काफी बार फिल्मों में भी होता है कि राइटर ने हाँ, कहानी किसी को दी, तो वो राइटर की प्रॉब्लम है, ये गीतकारों की प्रॉब्लम है। मेरा इसमें कोई एक स्टार कोई क्या इसमें कर एक सकता है? कलाकार की, हाँ, एक कलाकार की गलती कैसे हो सकती है? बिल्कुल मेरे सभी कहने का मतलब, अब उस राइटर को वो राइटर कहाँ से लाया, कैसे लाया? अच्छी चीजें जब समझ में किसी को आती है तो उस पे हाँ बोल देता है आदमी। अगर मुझे भी कहानी अच्छी अगर कोई सुनाता है तो आदमी कोशिश करता है, नहीं अरे हमें अब पता चला जो वो कहानी और कहीं बन चुकी है तो मैं तो देखा नहीं। हाँ, जब अगर वो रिलीज हो जाएगी सिनेमा, उसके बाद अगर मैं वो कहानी करता हूँ तो मैं दोषी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब भैया, मुझे आप रिलीज पर नहीं, आप पर आरोप है कि आप अपने फिर फैंस के आपकी द्वारा। आवाज चली गई। भैया लेकिन आवाज तो आ रही है, आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आवाज का ना? बार बार आवाज क्यों जा रहा है? आवाज आपकी आ ही नहीं रही है। अभी आने लगा, अभी आने लगा ना? कुछ प्रॉब्लम है मोबाइल में? नहीं, मेरे तो इसी मोबाइल से लाइव आता, अभी आ रही है आवाज आपको? जितना विवादित विवादित मैं हूं उतना ही विवादित आपका मोबाइल हो रहा है। अभी आवाज आ रही है थोड़ी बहुत? नहीं सुन पा रहा हूँ। क्यों बार बार प्रॉब्लम हो रहा है आवाज का? फिर से काट के कनेक्ट करता हूँ, मैं लगता है बार बार प्रॉब्लम हो रही है हम लोग के कनेक्शन में। बार बार खेसारी भी ऐसे कनेक्शन में हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है, उनका आवाज कभी गड़बड़ हो जा रहा है। आज पता नहीं, पहली बार ऐसा हो रहा है। कनेक्ट करते हैं फिर से हम लोग खेसारी जी को। हाँ खेसारी जी, अभी आ रहा है आवाज? हाँ, अभी आ रही है। ओके। ये आरोप लगता है आपके ऊपर कि आप अपने फैंस के द्वारा साथी कलाकारों को सोशल मीडिया पर गाली दिलवाते हैं, या जो अच्छा, आपके विरोध में होता है उसके आपके फैंस लगातार गाली देने लगते हैं। ये सब चीजें बहुत जरूरी है लोगों को जानना, कि आप सर, सच में ऐसा करते मैं हैं कि नहीं। हाँ सुनिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कोई रेलवे रेलवे का अधिकारी नहीं जो मुझे पता चलता है कितने टिकट कंफर्म है। और मैं, देखिए, मैं, मेरे कहने का मतलब कि मैं एक वर्कर टाइप का हूं। मैं रेलवे का कर्मचारी होता तब ना मुझे पता चलता कि कितने फैन हैं और कितने लोग हैं और कौन, हाँ भाई कितने सीट नंबर है इनका। अब हम कहा है, हम रेलवे पे टिकट काटी ले। आ, अब इ लोग के बुझात हो कि ना खेसरिया रेलवे के टीटी हो, एकरा पता बा, एकरा लगे 60 सीट बा कि हाँ इंदिरा के जानी ले। लेकिन ऐसा तो आप है इस नहीं माध्यम, निशान जी। भैया लेकिन आपको अपने फैंस से अपील इसी माध्यम से कीजिए मैं कि वो बिल्कुल लोग कहना किसी को चाहता गाली हूँ, नहीं मेरे दें। फैन हो चाहे भाई अदरवाइज किसी के भी फैन हो, मैं हाँ सबको यही बोलना चाहूंगा कि आप किसी आर्टिस्ट के लिए, किसी आर्टिस्ट हम्म को गाली आपको देने का कोई हक नहीं है। आप हम्म बिल्कुल मत दीजिए, ये आपका दायित्व तो बनता है, क्योंकि हर आदमी की माँ माँ की तरह ही होती है और माँ का दर्जा बहुत हम्म बड़ा होता है, बहन बहन की तरह होती है और बहन का दर्जा बहुत बड़ा होता है। आपको जिसको नहीं सुनना है आप मत सुनिए, लेकिन आप प्रतिक्रिया किसी के लिए दीजिए तो एक सभ्यता रूप में दीजिए। आप बोल दीजिए जो मुझे अच्छा नहीं लगा यार, कुछ और गाना गाओ यार। मेरा कहना का मतलब यह है, आप डायरेक्ट किसी को गाली देकर और किसी को अपने अपनी जुबान गंदा करके आपको क्या मिलेगा उससे? ना मैं बिल्कुल किसी को घर चलाता हूं और ना ही बाकी कोई स्टार किसी का घर चलाने वाला है। हम एक मनोरंजन के साधन है, तो मैं चाहता हूं कि मनोरंजन के साधन को मनोरंजन करिए, उसको अभद्रता के साथ और गाली गलौज के साथ गंदा मत करिए, और उसको बिल्कुल परोसिए तो अच्छे तरीके से परोसिए। आप किसी के भी, आज नहीं तो कल उस आदमी का कोई भी गाना आएगा तो आपको अच्छा लगेगा और आप ही तारीफ करेंगे। तो अगर आप अपने आचरण को, अपने विचारधारा को अच्छा रखेंगे तब ना आपको दुनिया कहीं ना कहीं अपना लेगी। जब आप ही बिल्कुल बताइए, अगर खेसारी के फैन है, अगर पवन जी को गाली देते हैं या दिनेश जी को देते हैं या मनोज भैया को या किसी अदरवाइज किसी भी इंसान को देते हैं, तो क्या लगता है वो मुझे नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं सही देंगे, बात आज है। नहीं तो कल वो मुझे भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे बड़े भैया पवन, गार्जियन स्वरूप पवन भैया का अगर फैन है, चाहे दिनेश भैया का फैन है, अगर वो उनके तरफ से मुझे गाली देते हैं तो क्या वो उनको नहीं देंगे?
तो मैं नहीं तो यही लोगों कहना से चाहता निवेदन है, हूँ तो कि जो खेसारी जी सबसे के जो भी फैन है, बिल्कुल खेसारी भैया थोड़ा फिल्मों की बात करते हैं। कुछ लोग देखिए, कुछ लोग हैं, उन भाइयों से भी कहता हूँ कि वो हमारे भाई हैं, वो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, वो हमारे ईश्वर की तरह हैं। मैं खेसारी भैया सारे फैन से, आप सबके फैन खेसारी से भैया कह रहा हूँ। खेसारी भैया आपकी आप आवाज फिर कटी हेडफोन, है, फिर आवाज हाँ नहीं आ रही है। आप हेडफोन यूज करते हैं क्या? हेडफोन आवाज ही नहीं आ रही भाई जी, क्या हो गया है आप मोबाइल को? आप हेडफोन यूज करते हैं? मेरा तांडव नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है क्या आपका मोबाइल? आप हेडफोन यूज करते हैं क्या? देखिए मधु जी नहीं लिख भाई रही जी, हैं, रजनीश अच्छा जी, दोबारा कर रहे हैं तो, दोबारा कर रहे हैं तो हो रहा है। लेकिन वो लोग लिख रहे हैं खेसारी जी की आवाज नहीं आ रही, तो आप हेडफोन यूज कीजिए ना थोड़ा। अच्छा हेडफोन यूज करूं? हाँ हेडफोन यूज ओके कीजिए ना। थोड़ा फिल्मों की बात भी ओके करते हैं हम लोग, तब डन। तक आप हेडफोन लगाइए। आज हम लोग का सेशन काफी चलेगा, मुझे लगता है हाँ दोस्तों 2 घंटे तक बातचीत चलेगी। 1 घंटे बाद ये अपने आप कट हो जाएगा, फिर मैं कनेक्ट करूंगा, आप लोग जाइएगा नहीं। बहुत अच्छे हाँ अच्छे सवाल है और खेसारी जी बहुत बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। खेसारी जी हम लोग हाँ फिल्मों की बात करते हैं, अभी आवाज आ रहा है ओके। ना? हाँ अभी आ रहा है। खेसारी जी आप बहुत बड़े सितारे हैं, आपकी पहली फिल्म साजन के ससुराल बहुत बड़ी हिट हुई, उसके बाद जान तेल नाम प्याल झुकता नहीं, ये सब नागिन, ये सब फिल्में बहुत बड़ी बड़ी हिट हुई, हथकड़ी दिनेश जी के साथ, पवन जी के साथ, प्रतिज्ञा, ये सब फिल्में काफी चली। हाल में मेहदी, संघर्ष, बलम जी, आई लव यू, सबने बहुत बड़ा व्यवसाय किया। क्या बात है कि आजकल किसी भी सितारे की, नॉट खेसारी लाल, भोजपुरी में कोई भी सितारे हैं, उनकी फिल्में सिनेमा घरों में अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं और मुश्किल से 1 हफ्ते 2 हफ्ते में उतर जाती है। इस पर मेरा क्या बोलेंगे करता है, आप? बहुत सॉरी मेरा करता है, बाकी किसी का करे या ना करे उससे देखिए मैं तो नहीं जानता, बट मेरा करता हाँ है। ओके आप देख लीजिए इधर जितने भी मेरी सिनेमा है, चाहे वो हाँ मेहंदी लगा के रखना 3 हो, हाँ संघर्ष हो, हम्म अब के बागी हो, बलम जी हाँ लभवी हो, मैंने ओके जितने इधर मेरा सिनेमा हुए हैं सारे के सारे आपसे मैं ही पूछना चाहता हूं, क्या इसके परफॉर्म अच्छे नहीं थे क्या? नहीं नहीं अच्छे थे, बिल्कुल अच्छे थे। बाकी सिनेमाओं से अच्छे थे कि नहीं? हाँ तो मेरा बिल्कुल करता थे। है, मेरा करता है। बाकी देखिए बाकी क्या करता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, सब अपने किस्मत से चलता है। मेरी किस्मत कहीं ना कहीं पब्लिक और जनता खेसारी को अपने दिल में बसाती है, प्यार करती है और सबको करती है। मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग अपने ही हैं, अपने इंडस्ट्री के लोग हैं, अपने इंडस्ट्री में मेरा चलता है। उसका रीजन बताता हूँ भाई जी, मैं हाँ बहुत कम टाइम में सिनेमा करता हूँ, बहुत कम हम्म टाइम में सिनेमा करता हूँ मैं। 25 दिन में सिनेमा क्योंकि मैं काम करता हूँ, सिर्फ काम ही हम्म करता हूँ। अगर मुझे 7 बजे जाना है तो मैं 7 बजे जाऊंगा, 6 बजे जाना हम्म है। एक दिन आप अमरपाली जी से पूछिएगा, शायद आप टाइम से आए थे कि नहीं, आ गया था लेकिन मैं भाई। मेहंदी का गाना जब मैं कर रहा था तो मेहदी एक 3 दिन का पहले गाना, मेरा हाँ शो था राजकोट। हाँ राजकोट राजकोट में पूरी रात शो किया और 12 बजे तक शो करके ड्राइव करके मैं अहमदाबाद आया। अहमदाबाद से मैं 7 बजे आपके सेट पे था बिल्कुल थे भैया, और अमरपाली जी भी 7 बजे सेट पे पहुंची थी। बिल्कुल पहुंची हुई थी। गाना उस दिन शूट किया था स्पॉट हम लोगों हाँ, ने, वो वैसलीन वैसलीन लागेलू। हाँ हाँ वेसलीन, बोला हाँ केकरा ला लगा के वेसलीन ने जान दे किलिल रखेलू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी कि मेरी सिनेमा इसलिए धंधा करती है कि मैं आज के डेट में, आज मैं 2-3 साल से मैं कहानियों पे वर्क करता हूँ। मैं बिना, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं कहानी नहीं करता और अकेला मेरा ही ओके योगदान नहीं है मतलब उसमें। आप स्क्रिप्ट पर काफी काम करते हैं। बिल्कुल काम करता हूँ मैं, म्यूजिक पे काम करता हूँ, स्क्रिप्ट पे काम करता हूँ और मैं हाँ काम करने जाता हूँ तो सिर्फ काम ही करता हूँ। ओके। हाँ खेसारी जी और मैं काम करने जाता हूँ तो बिल्कुल बिल्कुल एक सवाल और है। आपने अच्छा बोला कि आप स्क्रिप्ट बहुत अच्छा चुनते हैं और आपकी काफी फिल्मों में हम लोगों ने देखा है कि कुछ नया नया स्क्रिप्ट होता भी है, लेकिन आलोक सिंह जी प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने आपको लॉन्च किया। आप खुद ही उनकी काफी तारीफ किए कि वो एक माध्यम बने वाला, आपको उन्होंने फिल्मों में बड़ा मुकाम जो मिला है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। आपको लेकर उन्होंने एक से एक फिल्में बनाई, एक फिल्म आपको लेकर वो बनाना चाहते थे, उस स्क्रिप्ट को उन्होंने आपको सुनाया भी। उस फिल्म के डायरेक्टर उन्होंने सतीश जैन जी को लगा था, जिन्होंने रिक्शा वाला, निर्वा हिंदुस्तानी जैसी सुपरहिट, निर्वा रिक्शा वाला 2 और निर्वा हिंदुस्तानी जैसी सुपरहिट फिल्में दी थी। उस फिल्म को आपने ना बोल दिया, जबकि सेम स्क्रिप्ट पर छत्तीसगढ़ में फिल्म बनी। वो फिल्म हमेशा बहुत बड़ी ऑल टाइम रिकॉर्ड हुई छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में उस इंडस्ट्री को एक नया रूप दे दिया उस स्क्रिप्ट में। तो कैसे बोलते हैं आपके स्क्रिप्ट पर काम करते हैं? इसमें कहाँ चूक हो गई आपसे कि आपने नहीं आलोक जी देखिए, जिसने लॉन्च किया उनका कहानी आपने रिजेक्ट कर दिया, उनकी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया? नहीं नहीं देखिए निशांत जी, कभी कभी चीजें होती है परिस्थिति और स्थिति।
उस समय मैं काफी व्यस्त था, काफी बिजी था, और उस बात का मुझे आज भी अफसोस है। ऐसा नहीं कि मैं हर चीज को उंगली रखता हूं तो सही हो जाती है। उस समय आलोक भैया बिल्कुल सही थे, कहीं ना कहीं डायरेक्टर हमारे जो सतीश जैन है वो भी बिल्कुल सही थे, लेकिन उस समय की जो परिस्थिति मेरी थी, मैं काफी व्यस्त था और काफी इतना सर पे लोड था कि मैं उस सिनेमा को डेट देने में मुझे लगता था कि मैं किसी को अगर डेट दे दिया हूं, अगर उसका हिलाऊंगा तो कहीं ना कहीं यार तकलीफ होगी उसको भी, क्योंकि सबके साइनिंग हो चुके हैं, किसी का डायरेक्टर साइन है तो हीरोइन साइन है तो ये साइन है तो वो साइन है, उन लोगों को तकलीफ हो जाती। और उस बात का मुझे भी कहीं ना कहीं अफसोस है भाई जी कि मैं वो चीजें गलत किया था। और ऐसा नहीं कि मैं एक ईश्वर हूं कि मैं किसी भी गलत कर दूं, और उस समय मैं अपने आप को रॉन्ग बता रहा हूं अपने, और कहीं ना कहीं उस समय आलोक भैया बिल्कुल राइट थे, और आलोक भैया हमेशा राइट रहते हैं, वो कुछ भी करे मेरे लिए वो हमेशा राइट हैं। और उस समय क्या चूक हुई, परिस्थितियों की वजह से मैं आलोक सिनेमा भैया, नहीं कर पाया। खेसारी जी को आपके स्क्रिप्ट पर कोई संशय नहीं था, आपके मेकिंग सेंस पर कोई संशय नहीं था। कुछ चीजें होती हैं जो परिस्थितिवश होता है, तो कृपया आप आइए और फिल्म फिर से बनाइए, हम लोग सब आपका वेट कर रहे हैं। खेसारी जी, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आपने गायकी उद्योग में जातिवाद का सहारा लिया, जातिगत भावनाओं को उठाकर आप सफल हुए हैं गायकी में। फिल्मों में तो जाति नहीं होती है, गायकी में लोग बोलते हैं कि आपने फैंस को जातिगत आधार पर बांटा कि मैं यादव हूं तो फलना, ऐसा है क्या कुछ? देखिए भाई जी, बात ये है कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। हाँ, मेरी जो परवरिश हुई है वो हाफ पैंट में हुई है। जी जी मैं दूध बेच के उसमें कुछ पानी मिला के अपने खर्चे चलाया करता था। जी जी। मैं अपने गांव में भी बहुत सारी चीजें देखा हूँ। मैं जाकर भारती कैसेट एक था, मैं आज आपको पूरी अब जीवन बता रहा हूँ। अरे जीवन पूछेंगे हम लोग, ये जातिगत खाली आप बताइए ना, इसके बाद हम जातिगत पूछेंगे ना। देखिए होता क्या है कि कुछ लोग हुआ क्या, जे मैं कुछ लोगों से मेरी पंगा थी, और पंगा क्या कि एक कार्यक्रम के लेके कुछ ऐसा विवाद हुआ था, और सुधीर एक सिंह जी से, वो समुदाय, तो मुझे मालूम है। हाँ एक सुधीर समुदाय सिंह। की वजह से मेरे तरफ पथराव हुआ। हाँ, पथराव हुआ तो मैं कहीं ना कहीं दुखी हुआ कि मैं किसी का आज तक नहीं बिगाड़ा। मैं हमेशा लोगों के दिल में रहने का काम करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, हेल्प करता हूँ, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। अब उसी में कहीं ना कहीं मुझे लगा जो उस समुदाय के ऊपर मैंने बात की, उस आदमी के ऊपर मैंने बात की, और लोग उसको जातिवाद दे दिए। मतलब आप जातिवाद के उस जाति के चक्कर में नहीं होते हैं, जातिवादी भाई चक्कर जी, में? संगीत की कोई जात ही नहीं होती है, कोई सीमा ही नहीं होती है। अगर सीमा होती और जात होता तो पाकिस्तान से कलाकार आकर और हिंदुस्तान में गाना नहीं गाते। क्या बात है, बहुत सही बात बोला आपने। तो भाई ये आप लोग जो आरोप लगाते हैं, वो भी आरोप का खेसारी जी ने जवाब दिया है। जो भी इनके फैन या दूसरे कलाकारों के फैन है, आप लोग ये देखिए भैया। मैं क्या, अच्छा बताइए, अगर हाँ जातिवाद बोलिए की ना। बात होती तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा नफरत है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के कलाकार यहाँ आते हैं और गाते हैं और हम खुशी से उनका स्वागत करते हैं। तो जब वहां जातिवाद नहीं है महाराज, तो हम कैसे कलाकार होकर जातिवाद कर सकते हैं? ये कुछ लोगों का भ्रम है कि उनका रोटी सेकना है, और कुछ लोग उल्टा तीर अपने अंदर ले लेते हैं। वही प्रॉब्लम है, इस गाने के साथ भी हुआ और उस समय भी हुआ। खेसारी भैया, देखा जाता है अमूमन की जो भोजपुरी के सुपरस्टार अभिनेता हैं, वह नए निर्देशकों को बहुत ज्यादा चांस नहीं देते हैं, और चांस तब देते हैं नए निर्देशकों को, नए डायरेक्टर्स को बहुत कम चांस देते हैं। और चांस भी तब देते हैं, जो कि मनोज भैया ने पिछले इंटरव्यू में बताया कि हम लोग कहानी वानी थोड़ी देखते थे, पैसा देखते थे, तो ज्यादा पैसा देखते। लेकिन इन मामलों में आप शाबाशी के पात्र हैं कि आपने काफी नए डायरेक्टरों को, या स्थापित, नए नहीं भी बोले तो स्थापित जो डायरेक्टर अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, उनको आपने चांस दिया है। आपने उनको चांस दिया। जैसे रजनीश मिश्रा जी म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने पहली फिल्म दी तो आपने चांस दिया। पराग पाटिल जी बहुत सारे फिल्म कर चुके थे, लेकिन उनका कोई स्टार के साथ उनकी फिल्म नहीं आई थी, आपने उनके साथ फिल्म किया संघर्ष। मंजुल ठाकुर जी आपके पहले काफी फिल्में किए थे, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई थी उनको, आपने उनको लहू के 2 रंग में आपने उनके साथ काम किया और आपने प्रूफ किया। तो ये साहस, हौसला कहाँ चला पाते हैं आप कि नए निर्देशकों पर भरोसा करते हैं? जबकि रजनीश जी के केस में तो कई उनके मित्र अभिनेताओं ने भी उन पर भरोसा नहीं किया था। तो ये साहस, हौसला कहाँ चला पाते हैं आपकी नए निर्देशकों के साथ भी काम करते हैं? और जबकि मुझे मालूम है निजी तौर पर कि इन फिल्मों में आपने पैसों में भी बहुत ज्यादा ये नहीं दिखाया है, तो कैसे ये हौसला ला पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि इस दुनिया में जो मैंने फेस किया है अपने जीवन में, मुझे लगता है कि अनुभव सबके पास है,
रजनीश मिश्रा हो, हमारे यहाँ तक कि प्रियांशु जी भी जब वो मेरे साथ सिनेमा किए थे तो उनकी भी पहली सिनेमा थी और मेरी भी पहली सिनेमा थी। प्रियांशु जी एक फिल्म कर चुके थे, भैया के साली रहने वाली फिल्म। अच्छा, ओके ओके, तो मुझे पता नहीं था उस समय। हाँ जी, हाँ, मैं उस समय छोटा था भैया, देखा था उस सिनेमा, उन्होंने मैंने देखा था। तो मेरा हंस क्यों रहे हैं आप, फिर इसको भी लोग विवाद कर देगा। नहीं 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 नहीं, बोलिए ना, मेरा आदत है थोड़ा बहुत हंसना चाहिए ना। तो मेरा मानना है मैं हंसता नहीं हूँ, तो अभी तक मैं जो इंटरव्यू कर रहा था सब सीनियर कलाकार लोग थे, आप मेरे हम उम्र भाई हैं तो मैं आपके सामने हंस सकता हूँ ना, इसलिए। आज जूनियर के साथ मिले हैं आप? ना जूनियर कैसे आप फिल्म लाइन में भले जूनियर है लेकिन उम्र में तो हमारे जूनियर नहीं। एक्चुअली वही बातें बोल रहा हूँ ना, आज मैं आपका जूनियर ही हूँ। प्रशांत निशांत एक बहुत बड़ा नाम है और वो रहेगा। आप लोग का आशीर्वाद है। बिल्कुल। निर्देशक, जहां तक बात है निर्देशक और डायरेक्टर की, निर्देशक डायरेक्टर को बोलते हैं ना? हाँ भाई, डायरेक्टर को बोलते हैं। तो नए निर्देशकों को आप कैसे मौका देते हैं? हाँ, अब बताता हूँ आपको। एक्चुअली कोई भी चीज जब नई होती है ना तो उसके अंदर पावर बहुत होता है, कुछ कर गुजरने की क्षमता बहुत होती है जी। तो मुझे ऐसा लगता है, और जब जितने भी लोग आए मेरे साथ काम करने के लिए, जब वो मुझे सुनाए, कहानी सुनाए, तो मुझे लगा कि यार कहानी अच्छी है, इनके अंदर ऊर्जा है। और मैं मंजुल ठाकुर के साथ जब मैं शुरू में पहला उनके साथ जब सिनेमा किया था लहू के दो रंग, वो बहुत बड़ी हिट थी, आप भी जानते हैं जी। पावर था उस आदमी के अंदर, मैंने भागते थे, मंजुल जी भागते थे, ये करो वो करो, मैंने वो आदमी सोता नहीं था। मैं वही चीजें देखा रजनीश भैया के अंदर भी, कि हम लोग को शूटिंग कराते थे और शूटिंग के बाद फिर रूम में घुसते थे, बाबू कल हम लोग ये सीन कर रहे हैं, थोड़ा कैसे और किया जाए, बताओ ना, तुम्हारे तरफ भी तुमको भी लगता है तो तुम देहात का कुछ बताओ। और वो आदमी तो देहात के ही है, कहीं ना कहीं रजनीश भैया देहात से ही बिलोंग करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैं जितने लोगों के साथ भाई जी मैंने काम किया ना, मुझे लगता है कि मैंने उनको कभी कुछ सजेशन दिया ही नहीं। जो मुझे लगता था मैं गाने में सजेशन देता हूँ, गाने में बैठता हूँ, कहानी में मुझे लगता है कि शब्दों में, डायलॉग में मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये जितने लोग हैं कहीं ना कहीं सारे के सारे अनुभवी हैं और इनके पास बहुत सारी चीजें हैं, बशर्ते इनको मौका नहीं मिलता था, इसलिए शायद ये बहुत पीछे थे। हो सकता है कि मैं सूत्रधार बन गया और इनके साथ काम किया तो ये चीजें, लेकिन मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। जैसे आप नए थे, आपको लोगों ने मौका दिया तो आप भी अच्छी सोच को पहचानते हैं और यस, कोशिश यही है मेरी कि मुझे भी एक्टिंग का ये नहीं आता था और ना ही आता है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पे दुनिया विश्वास करती है ना। आप इतने सारे सिनेमा का प्रोड्यूसर हैं, अति डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन आपने जब सिनेमा भाई बनाया तो खेसारी लाल यादव को चुना, तो सबसे बड़ी खुशनसीबी तो मेरा है कि इतने सिनेमाओं का आपका भी साथ रहा और हम लोगों ने बेहतरीन फिल्म बनाई है। आज कम से कम के बाद लोगों को फिर से 2 से 3 हजार सिनेमा आपने रिलीज किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो वो सिनेमा रिलीज करने का एक अनुभव, देखने का अनुभव, उसके बावजूद भी आपने किसी के साथ नहीं बनाया, मेरे साथ बनाया, तो ये मेरा कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे उसको, कि कहीं ना कहीं मेरा फक्र से सीना ऊंचा होता है कि यार नहीं, इतने लोगों में सबसे बेस्ट मैं आपके लिए रहा, ये मैं सैल्यूट करता हूँ आपको निशांत जी, कि मेहदी 3 का हीरो आपने मुझे चुना। अरे बिल्कुल भैया, आपने जीवन में बहुत गरीबी देखी है, आपने फुटपाथ पर भी चना बेचा है, लिट्टी बेची, आपके पिताजी ने भी काफी संघर्ष किए हैं। आजकल गरीबी को लेके काफी हम लोग देख रहे हैं क्योंकि मजदूर लोग सड़क पर उतर पाए थे। ये बातें आपने कई बार अपने स्टेज शो के माध्यम से भी लोगों को बताई है, लेकिन लोग सही से जान नहीं, तो अपने इंडस्ट्री के लोग और जो लोग इसको देख रहे हैं उन लोगों को अपने कुछ संघर्ष के बारे में बताइए, जो गरीबी आपने देखी है। देखिए, मेरे जीवन में मैं पहले दूध बेचता था, दूध बेचने के बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली जाने के बाद मैं धागा कटिंग किया कम से कम 3-4 महीना, धागा कटिंग किया स्पॉट में। वहां से मैं निकला तो गाने की इच्छा थी, तो मैं 600-700 रुपये मिलता था तो 2 गोला कार्यक्रम करता था, और मैंने किया, उसमें से कुछ पैसे आते, जुगाते गया, बटोर कर मैंने एक कैसेट गाया, वो कैसेट फ्लॉप हो गया। कैसेट फ्लॉप होने के बाद मैं टूट गया, क्योंकि उस समय मैं 7,500 रुपये लगा के वो कैसेट गाया था। ऑडियो का जमाना था, मैं बहुत धूप में घुमा कि कैसेट लेता नहीं था। मैं जिस कैसेट दुकान पे जाता था भाई, कोई ऐसा आदमी नहीं था जो मेरे माँ और बहन की गाली नहीं दिया था। अरे बाप, लेकिन ऐसे कलाकार आपके मोतिहारी शहर में पिपरा कोठी एक जगह है। बिल्कुल बिल्कुल, पिपरा कोठी एक जगह है, वहां पे एक रिंकू नाम का लड़का था जो कैसेट बेचता था।
आज भी मुझे याद है, वो 12 बरस के 12 नहीं 14 बरस पहले, 15 बरस पहले की बात बोल रहा हूँ। हाँ, रिंकू रिंकू नाम का लड़का था, उसके टेबल पे मैं 2 रात सोया हूँ गमछी ओढ़ के, ठंडी के दिन में। और उसके घर से अंडा 2 आया था, तो 2 रोटी और 2 अंडा खाकर मैं 2 रात सोया था। वाह। तो वो मेरी जीवन थी। मैं 10 रुपये बचाने के लिए मैं मोतिहारी से आपके मोहम्मदपुर मोड़ है, मोहम्मदपुर गोपालगंज मोड़, मोहम्मदपुर मॉल। हाँ हाँ, तो गोपालगंज मोहम्मदपुर मोड़ पे मैं बस के ऊपर, गर्मी के दिन में, मई का दिन था जब तीसरी कैसेट लेके आया, मई के दिन में मैं छत पे बैठकर, और 5 रुपये बचा लिया था, 5 रुपये किराया दिया था, 5 रुपये बचाया था, तो 5 रुपये का 2 रुपये का 2 लिट्टी खाया था, और 3 रुपये बचाया था, तो उस समय दिलबाग गुटखा खाता था मैं भाई। दिलबाग उस गुटखा, समय, हाँ, तो दिलबाग 1 रुपया का मिलता था, तो एगो दिलबाग मुंह में पहले फाड़ के खाते थे, अब खेसाली जी नहीं खाते हैं गुटखा, तो आप लोग कोई गुटखा उटका मत खाइएगा। अरे गुटखा भी नुकसान करता है भाई जी। हाँ, नुकसान तो करता एक्चुअली अब रास्ता मुझे 12 किलोमीटर पैदल चलना था, इसलिए उस गुटके का सहारा लेना पड़ा मुझे। है। ऐसे में खाता नहीं था, और देखिए लेकिन आज उस आपका गुटके का मेहनत सहारा रंग लेना लाया पड़ा। है। आज गुटके का आपकी सहारा मेहनत लेकर रंग मैं, लाई है। हाँ, 25 किलोमीटर में पैदल चला था, हम्म। और उस अपने घर तक गया था, क्योंकि उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं थे। तो वो सारी जीवन है। शादी हो गया, फिर लिट्टी चोखा, मैं गुड्डू रंगीला जो है उनके यहाँ 2 महीने नौकर रहा हूँ। मैं उनके घर के रोटी बनाता था, झाड़ू पोछा करता था। अरे मैं भारतीय कैसेट में मैं कम से कम, मुझे लगता है कि 6 महीने में उस भारतीय कैसेट में झाड़ू लगाया हूँ। और महेश भैया मेरे वो गार्जियन स्वरूप थे, गार्जियन महेश स्वरूप है परदेसी भी। जी। महेश परदेसी राइटर जो हैं, हाँ। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है और देते भी हैं। तो कहीं ना कहीं महेश भैया का, और मैं ऐसा आदमी की छोटे भाई की तरह बिना पैर दाबे उनका मैं नहीं सोता था। क्या बात। तो चलिए कहीं ना महेश कहीं जी भी प्यार जहाँ मिला होंगे ऐसा देख गया। लेंगे। नहीं तो खेसारी जी, आपके इन्हीं सब प्रयत्नों का असर हुआ कि आप बहुत बड़े स्टार बने और लगातार स्टार बने हुए हैं। भैया आप अपने परिवार के काफी करीब हैं, ईश्वर की कृपा से आपका बहुत सुखी परिवार है। आपकी पुतली कृति को से भी मैं भी मिला हूँ, लोग भी काफी उसको देखते होंगे। आपका बेटा ऋषभ से भी मिला हूँ, बहुत नटखट है। आपकी वाइफ चंदा भाभी से भी मैं मिला हूँ। आपका परिवार भोजपुरी के अभिनेताओं में अकेला परिवार है जो सबसे कनेक्टेड है, हॉल डायरेक्टर, हॉल प्रोड्यूसर। और आप कोई भी अपना जो घर की खुशियों का आयोजन होता है, बर्थडे बच्चे का, बेटी का बर्थडे या भाभी का, या आप अपनी शादी का सालगिरह, ये सब इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। मैं बोलना चाहूंगा कि रवि जी को छोड़ के भोजपुरी में एकमात्र आप ही एक अभिनेता, रवि जी के अलावा, छोड़कर नहीं, रवि जी के अलावा जो फैमिली के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है परिवार के साथ, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना, हमारे भोजपुरी में कहावत होती है चाहे कहीं भी, कि जो परिवार का नहीं हुआ किसी और का कैसे हो सकता है। हमारे बुजुर्ग बोले कि जो जी अपना अपन आदमी के ना दूसरा के कैसे हुई, लोग कहेला। सबसे बड़ी कि परिवार एक ऐसी चीज है कि आपको ताकत देती है, और मेरा सिर्फ परिवार है, मेरे पास परिवार है इसलिए आप आते हैं। मेरे पास परिवार है इसलिए आपका भी परिवार, अगर आप जिस दिन से आपकी शादी हो जाएगी निशांत जी, उस दिन आप परिवार, आप मेरे घर आएंगे तो अपने परिवार के साथ आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे घर पे मेरा परिवार है। बिल्कुल। आज रजनीश भैया, प्रियांशु जी, अभय भैया, चाहे जितने भी लोग हैं, जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जितने भी हैं, सब लोग अपने परिवार के साथ मेरे घर पे आते हैं, इसलिए क्योंकि मेरे पास परिवार है जी। और इनका बहुत बड़ा योगदान है भाई जी। मैं आपसे क्या बताऊं कि मैं इनका कर्जा शायद कभी नहीं चुका पाऊंगा, जो इन लोगों ने मेरे लिए किया है। मैं कुछ नहीं था, परिवार का साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज इस लॉकडाउन ने और मजबूत बना दिया परिवार के प्रति जो मोहब्बत थी, इस लॉकडाउन ने और मजबूत कर दिया और बड़ा बना दिया कि नहीं यार, इस दुनिया में ना पैसे का मोल है ना किसी चीज का मोल है, अगर है तो फैमिली का है। और जो जनता हमें मोहब्बत देती है उसको ईश्वर हमेशा बनाए रखे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों की जिंदगी बनी रहे ताकि हम ऐसे ही खुश रहें। बाकी फैमिली के अलावा भी आरोप लगता है कि समय समय पर फिल्म इंडस्ट्री में भी आपकी फैमिली बनते रहती है, कभी किसी हीरोइन के साथ, कभी किसी के साथ। भले आप इस पर कुछ ना बोले, लेकिन ये बातें दबी जुबान से इंडस्ट्री में होती है। इस कारण क्या होता है कि नई लड़कियां जो होती हैं वो नहीं आती कि वो यहाँ तो हीरो के साथ अफेयर करना होता है, हीरोइन बनना पड़ता है, तो खेसारी जी के साथ इस पर क्या बोलेंगे खेसारी जी? अगर ऐसी कुछ बातें हैं क्या? ये सवाल एक आदमी और पूछा था मुझसे हाँ,
कि अगर आपको शादी करना होगा तो आप किस हीरोइन से मैं वो पूछूंगा भैया हीरोइन वाला। ये खाली मैं ये पूछा हूँ आपसे कि आपका परिवार जो है वो अफेयर होता है, जैसे फैमिली में भाभी बारी हमनी के चंदा भाभी, ऐसे बाहरों में कोनो हीरोइन से रोमांस होता है लगा? नहीं, देखिए बारे में क्या सबसे बड़ी चीज कि हमारा वो काम है, वो हमारा काम है। हम अगर लव नहीं करेंगे तो पब्लिक के लिए सब नहीं करेंगे, क्योंकि लव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कहीं ना कहीं देखिए, हम आज नहीं, वो तो हमारा हर हीरोइन के साथ रहता है, अफेयर तो हमारे हर हीरोइन के साथ रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि वो एक स्क्रिप्ट का डिमांड है। वो अफेयर जो है मतलब का डिमांड वो सिर्फ पर्दे पर ही होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रियल लाइफ में तो सर, रियल लाइफ में मैं कम थोड़ी हूँ। मेरी फैमिली को पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्या हूँ और मेरे पास क्या है। भैया प्रोड्यूसर्स का आरोप होता है कि खेसारी लाल यादव अपने फिल्मों में हीरोइनों को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, क्या बोलेंगे इस बारे में? आपसे सवाल करूंगा मैं, बोलिए ना। आपने मुझे सिनेमा में मेहंदी 3 किया, हाँ, तो मैंने कुछ बोला था? नहीं बोला था। आपको मेरी बात नहीं किया था, लेकिन लोग बोलते हैं, प्रमाण है काफी फिल्मों में आपने किया है। अब वो क्यों करते हैं वो बताइए। किया अब ये नहीं, मैं खुले मंच पर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कल से लोग ऐसा बोलते हैं। हो सकता है कभी कोई नहीं बताता हूँ, अब बताता हूँ। कुछ सिनेमा ऐसी होती है जो उसी एक्टर के देख कर बना जाता है। ओके। होता क्या है जो हर सिनेमा को माधुरी दीक्षित और आपके अनिल कपूर नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ ऐसे सिनेमा होती है कि श्रीदेवी के लिए भी बनती है। ओके। तो होता क्या है कि कुछ किसी ऐसी कहानी होती है जो कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनके लिए सोचा जाता है कि नहीं यार ये आदमी करेगा तो अच्छा लगेगा। तो मैं एक सजेशन देता हूं, मैं किसी को ये नहीं बोलता कि आप इनको रख लीजिए। मैं एक सजेशन देता हूं कि भैया अगर इस सिनेमा को, अगर इस रोल को अगर ये आदमी करेगा तो शायद ये सिनेमा और बड़ा हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये सिनेमा अच्छा होगा, क्योंकि इस टाइप की एक्ट ये आदमी अच्छा करता है। तो हम सजेशन देते हैं। मैं रिकमेंड कभी किसी के लिए नहीं करता और शुरू से आदत है। नहीं तो फिल्म के बेहतरी के लिए आप सजेस्ट करते हैं? वो फिल्म के बेहतर के लिए, अदरवाइज मेरा कोई लगाव किसी से नहीं है कि मैं इन्हीं को रखो तो मैं सिनेमा करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। भैया भोजपुरी, खेसारी जी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हर एक अंतराल के बाद गायक नायक बनकर आते हैं और सुपरस्टार बन जाते हैं। मनोज जी सुपरस्टार बने, फिर निरहुआ जी आए, निरहुआ भैया के बाद पवन जी आए, पवन जी के बाद आप आए, और आप जिन जिन गायकों ने एक्टिंग में अभिनय में अपना भाग्य आजमाया वो सब सुपरस्टार बन गए। आपके बाद काफी गायक लोकप्रिय हुए, उनके गाने भी काफी चले, लेकिन आपके बाद कोई भी आदमी जो आया इस मतलब क्या कहते हैं अभिनेता बना गायक से, वो मुकाम नहीं बना पाया, ना अपना अभिनय में छाप छोड़ पाया। इस बारे में क्या बोलेंगे आप? कोई साजिश कर दिया आपने कि कोई दूसरा गायक सुपरस्टार ना बन सके? देखो हम कुछ बोलब तो बड़ा विवाद हो जाए यार। कुछ बोलिए जो आपको लगता है बोलिए। तेज हमनी है एगो कहावत कहल जाला कि तेज लइका कौची दुनी करते में चिन्हा जले जा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को आप मानते हैं? जला। हर आदमी ये सवाल करता है मेरे से, मैं कितने लकी आज के जो नए लड़के हैं, आपके भी मन में ही होगा ना जो मेरे बाद जो नए लड़के हैं, यही ना जो नए लड़के आए हैं उनकी बातें आप बोल रहे हैं। वो क्यों नहीं? हाँ नए लड़के मतलब नए ये तो मतलब हाँ। एक पहले ये सवाल है कि आपके बाद कोई क्यों नहीं उस स्टारडम को छू पाया, हाँ। या उस पर खड़ा नहीं उतर पाया लोगों के, जबकि सबका गाने लोकप्रिय। ऐसा नहीं है कि वो गायक स्टाइल नहीं है, उनके गाने चले हैं लेकिन वो अभिनय में नहीं बन पाए। निरहुआ के बाद पवन सिंह के बाद खेसारी के बाद कोई नाम नहीं है जिसको हम अभिनय का सुपरस्टार बोल सकते हैं। जी, संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है, इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं भैया। मैंने बड़ा भाई रवि भैया को माना, मैं आज भी रवि भैया का पैर छूता हूँ, मैं आज भी दिनेश भैया का पैर छूता हूँ, आज भी मैं मनोज भैया का पैर छूता हूँ, आज भी मैं पवन भैया का पैर छूता हूँ जी। तो मैं जब आया तो मैं सबको अपना आदर्श बना लिया। मैं आया तो मैं सबको आदर्श मानता था, मानता हूँ, मानता रहूंगा, और मैंने सबकी सम्मान की, मैंने किसी को बेइज्जत नहीं किया और ना ही मैंने किसी की अपने आप से तुलना की। लेकिन मेरे बाद अब लोग बोलते हैं कि वो लोग नए हैं, लेकिन नए कहां से? 5 साल से सबका कम से कम देखा जाए तो सब सारे हीरो जितने आपने गिनवाया मेरे बाद, सारे हीरो को कहीं ना कहीं 15-20 फिल्में हो गई। बिल्कुल।
तो आपको क्या लगता है उन लोगों में किनमें संभावना लगता है कि नए कलाकारों में जो कुछ आगे कर सके? मैं तो नया ही सर बोलूंगा देखिए, क्योंकि मैं लोग इस नया पे बोलते टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। संभावना होती तो अब तक हो गया होता, लेकिन हैं। संभावना मैं क्या बोलूं। इंसान सिर्फ गायक बनने से एक्टर नहीं हो सकता। हमारे गाने 5,000 मिलियन जा सकते हैं भाई जी, वो 2 मिनट के गाने हैं, 3 मिनट के गाने हैं, लेकिन 2.5 घंटे आपको झेलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। चलिए इसी पर आपके यही 2.5 मिनट के गाने पर मैं एक सवाल करता हूँ कि भोजपुरी संगीत में बहुत काम हो रहा है, एल्बम के गाने और फिल्मों के गानों में बहुत अंतर नहीं रहता है, समानता ही होती है। जब इवन गायक अपने जो होते हैं, जो भी गायक वीडियो एल्बम गाते हैं, वो खुद उसमें एक्टिंग करते हैं, तो और गाने वो भी काफी हिट होते हैं, तो लोग आपको फिल्मों में देखने क्यों जाए? जब खेसारी लाल अपने गाने पर यूट्यूब में फ्री पर उपलब्ध है, तो सिनेमा घरों में लोग क्यों देखने जाए खेसारी लाल को, जबकि गाने वैसे ही होते हैं, खेसारी लाल जी वही खेसारी लाल होते हैं। मैं वही तो आपसे बोल रहा हूँ भाई जी, हाँ, कि एल्बम में खेसारी भी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गाना गाने वाला मैं ही आदमी हूँ हर हाँ, सीजन बिल्कुल का। आप ही, बिल्कुल उसके बावजूद भी खेसारी की फिल्में आती है तो रुकती नहीं है, उड़ जाती है, चलती नहीं उड़ती है, बिल्कुल चलती नहीं है उड़ती है, तड़तड़ाती है साला, जहां जाइए एकदम बने पंपमा जाती है। उसका रीजन क्या है? बिल्कुल। हाँ। खेसारी ऑडियो में कुछ अलग है और सिनेमा में कुछ अलग है। ओके, मतलब आपका 3 कहना है मिनट कि लोगों को अलग होना चाहिए। देखिए 3 मिनट तो महाराज बंदर का नाच भी दुनिया देख लेती है, कहीं मदारी आता है तो। मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं हकीकत बातें बोल रहा हूँ, मैं जी, ये जी, जी। कोई बनावटी बातें नहीं और किसी के भड़काने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ना, तो ना, ना, 3 बिल्कुल, मिनट बिल्कुल। के लिए 3 मिनट के लिए कोई किसी को एंजॉय दे सकता है, लेकिन 2.5 घंटा एंजॉय दिलाने के लिए हमें खुद पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें हर विधा पे काम करता है, अपने बॉडी पे, अपने जुबान पे, अपने स्टाइल पे, अपने आंखों पे, अपने बातों पे, अपने चाल पे, अपने डांस पे, अपने फाइट पे, अपने पहनाव पे, अपने कपड़ों पे, अपने स्टाइल पे, हर उस चीज पे आपको काम करनी पड़ती है। आपने सिर्फ एक गायकी किया तो आपने 3 मिनट लोगों को अपना बना लिया 3 मिनट में, लेकिन 2.5 घंटे के लिए अपना बनाने के लिए हमें कितनी वर्क करनी पड़ती होगी भाई साहब। तो 2.5 घंटे किसी को अगर आपको अपना बनाना है तो उसके लिए 2.5 घंटे वाला वर्क करना पड़ेगा आपको। ओके, मैं मतलब आपके हिसाब लॉकडाउन में से भी फिल्म आपके मेरे हिसाब से मैं आज भी अपने घर में कम से कम 600 डिप्स मारता हूँ। ओके, अपने आप पर मेहनत करना चाहिए मैं व्यक्ति को खुद अगर पे आपको मेहनत दिखना। करता हूँ, मैं खुद पे मेहनत करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद को प्रेजेंट करना है और मैं लोगों का विश्वास हूँ। मैं कहीं ना कहीं धड़कता हूँ लोगों के धड़कन में, दिल में। तो हमें कितनी वर्क करनी पड़ेगी। यहाँ परिवार आपका अपना साथ छोड़ देता है कभी कभी भाई जी, और आज 40 करोड़ जनता को अपना बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता होगा। तो आप नहीं बिल्कुल, करेंगे तो कैसे होगा। और जब आते हैं, जितने भी लोग आए हैं मेरे, जितने भी, जबकि देखिए उम्र में सब लोग मेरे से बड़े हैं, सबसे मैं छोटा ही हूँ, सब लोग मेरे सीनियर ही हैं, देखा जाए तो गायकी में भी सीनियर हैं और मैं सबका जूनियर हूँ। जितने भी मेरे भाई हैं जो 20-20 सिनेमा कर चुके हैं, सब लोग मेरे भाई हैं और सब लोग बड़े भाई की तरह। ऐसा नहीं, उम्र में भी छोटा हूं मैं, गायकी में भी छोटा हूं, एक्टिंग में भी छोटा हूं। ये लोग मेरे से पहले भी बहुत सारी चीजें कर चुके हैं, लेकिन नहीं नहीं, नहीं, चलना और चलना। एक्टिंग में तो छोटे नहीं है, क्योंकि लोग आपको खूब प्यार दे रहे हैं, तो एक्टिंग में छोटा नहीं बोलूंगा। खेसारी जी, भोजपुरी के सितारे एक ही पॉलिटिकल पार्टी में सब लोग हैं, जितने भी सितारे हैं, मनोज भैया, दिनेश भैया, रवि भैया, पवन जी। आप कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी जेडीयू, कभी कांग्रेस, कभी क्या कहते हैं सपा, किस पार्टी में आप हैं? देखिए मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और मैं सब पार्टी का हूं। हाँ। मैं उस जनता के पार्टी का हूं जहां जनता जाती है। मेरे कहने का मतलब कि मैं अगर बीजेपी के प्रचार के लिए कहीं जाता हूं तो मैं वहां उस प्रचार के लिए नहीं जाता, मैं उस जनता के लिए जाता हूं जो खेसारी को देखने आती है, ताकि मैं इसी बहाने उस जनता से मिल लूंगा और उनका प्यार लेके आ जाऊंगा यार। तो मैं उस कभी पार्टी के लिए नहीं गया और प्रत्याशी के लिए नहीं, मैं उस जनता के लिए जाता हूं कि इसी बहाने मैं उस जनता से मिल लूंगा, उनका प्यार मिल जाएगा। हमारे जाने और ना जाने से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा थोड़ी है। मैं तो जाता हूं खाली एंजॉय करने की, उनको देखूंगा, मिलूंगा और तो बात आगे करूंगा। चल के आप भी राजनीति में आ सकते हैं, जैसे बाकी सब ये तो अभिनेता लोग समय आए। बताएगा, मैं उससे पहले कुछ नहीं। अभी तो भाई अब क्या कर रहे हो राजनीति में, मुझे अभी मत ढकेलो आप। अभी तो मैं 30 वर्ष राज करूंगा, मैं यहीं पे देख रहे, उड़ रहा हूं मैं, देख रहे हैं अभी जिस तरह रवि भैया उड़ते हैं, मैं उड़ रहा हूं अभी।
और उड़ रहा हूं और आप कह रहे हो कि आप राजनीति में चले जाइए। मुझे भी लोगों का प्यार चाहिए और वो मनोरंजन से चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं लोगों का एंजॉय कराऊं, मैं खुशियों में हमेशा नाचूं गाऊं और उनके दुख में कमा के जाकर खर्चा मेरे जो भी लोग ये देख रहे हैं लाइव, अभी 2-20 सेकंड में कट हो जाएगा, फिर से रिकनेक्ट होंगे हम लोग, क्योंकि इंस्टाग्राम में 1 घंटे में लाइव होता है और अभी एक घंटे और हम लोग बात करेंगे खेसारी भाई से। खेसारी भाई मैं 2 मिनट बाद फिर कनेक्ट होऊंगा आपसे, ये कनेक्ट हो। जो भी लोग देख रहे हैं आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, फिर से 2 मिनट में मैं कनेक्ट हो रहा हूँ IGTV वीडियो डाउनलोड करने के बाद।